प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम और इसके ऊपर अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात, स्टेक होल्डर्स को क्यों ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हद्दो हाल क्या होंगे, ऑपरेशन किस नौयत का होगा। क्योंकि इसके ऊपर आज हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी भी दी और बताया भी है, लेकिन सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मतलब गलत फहमियाँ फैलाई गई हैं। वो ये कह रहे थे कि आम आदमी को एक पुरअमन और बेहतरीन माहौल हम प्रोवाइड करेंगे। और जो इस वक्त वफाकी काबीना है उसके इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने इस अज़्म का इजहार किया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो गलत फहमियाँ क्या सराइयाँ हैं इसके ऊपर उन्होंने अपनी कैबिनेट को एतमाद में भी लिया। वो ये कह रहे हैं कि ये अपोजिशन इस तरह की बातें फैला रही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम एक कसीर जहती मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। इस मकसद के लिए किसी नए और मुनज़्ज़म मसल्ह ऑपरेशन के बजाय पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। बड़े पैमाने पर मसल्ह ऑपरेशन जिसके नतीजे में नकल मकानी की ज़रूरत हो, विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत ऐसे किसी ऑपरेशन की शुरुआत महज गलत फहमी है। इनका कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों की बाक़ियात, जराइम व दहशतगर्द गठजोड़, मुल्क में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकना है। इजलास को रियासती इदारों की निजकारी बिलखुसूस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया गया है। और निजकारी के ऊपर भी मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है और ख़ास तौर पे वफाकी वज़ीर ख़जाना ये बात कह चुके हैं कि हम मज़ीद इदारों को प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको हुकूमत और रियासत के नीचे ही काम करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी परफॉर्मेंस और इंतज़ामी अमूर को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि आप तमाम चीज़ें उठा के प्राइवेट सेक्टर को दे दें। लेकिन ज़ाहिर काबीना का ये फ़ैसला है और जिस तरह IMF का प्रेशर है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ये सारे मामलात जो हैं वो बहुत तेज़ी से प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बात की जा रही है, इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं वो पहले से जारी थे और फिर ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और ये जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि गलत फहमियाँ और अफवाहें चल रही हैं, और ये अफवाहें आई कहाँ से हैं और क्यों कर ये सब कुछ मुमकिन हुआ। इस वक्त चूँकि अपोजिशन जमातें जो हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि हम किसी भी इस तरह के ऑपरेशन जिसका हमें पता ही नहीं है कि होगा क्या उस ऑपरेशन में, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अगर ऑन बोर्ड नहीं, यानी आम आवाम को भी और सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना होगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कबायली अमन के लिए जिरगा और वज़ीर आला का आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला भी किया है कि वो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे KP की सतह तक, ताकि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। वक्त और जगह का तयन अभी करना बाकी है, तारीख ज़ाहिर अभी देगी KP हुकूमत। दूसरी तरफ जो तर्जमान है बैरिस्टर सैफ, उन्होंने बताया कि PTI के ज़रिए इंतज़ाम कबायद अम जिरगा कल बरोज़ बुध रिंग रोड पर टूल प्लाजा के करीब 3 बजे मुनक्किद होगा। उसके बाद फिर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, और ये जल्दबाजी में ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, और हुकूमत भी बहुत देर से इस ऑपरेशन के हवाले से कोई स्टेटमेंट आई, तो ये कम्युनिकेशन गैप क्यों आ रहा है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब अदील अहमद साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अदील, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। किस तरह देखते हैं, एक तो मैं चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा हम बजट पे बात कर लें और उसके बाद मैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तरफ आऊँगा। आज प्राइम मिनिस्टर ने पिछले कई दिनों से वफाकी वज़ीर जो ख़जाना है वो तो कह ही रहे थे कि हम IMF की शराइत के मुताबिक ये बजट बना रहे हैं, और जब पॉलिसीज़ आई, बजट आया, तो हमने देखा कि वो बिल्कुल प्रॉपर उसके ऊपर अमल भी हुआ। आज प्राइम मिनिस्टर ख़ुद कह रहे थे कि ये हकीकत है कि ये बजट जो है वो IMF की मर्ज़ी के मुताबिक बनाया, और हमारी ख्वाहिश होगी कि आने वाले जो एक किस्त है वो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आखिरी ही साबित हों। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ की बात नहीं कर रहे और आवाम
के हवाले से अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्या उनकी इनकम भी बढ़ रही है, कोई प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसके ऊपर उन्होंने जोर नहीं दिया। तो किस तरह देखते हैं वो तो ऑनरशिप ले रहे हैं कि हम IMF की मर्ज़ी के मुताबिक ही बजट बना रहे हैं, ये बनाया है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। जी सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल के ऊपर ये कहूँगा कि बेशक अल्लाह ताला अल हक है, वो सच का खुदा है और बहुत बड़ा बादशाह है। यही PDM ये जब ऑपोजिशन में थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने जो है वो हम पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि हमने IMF का बजट बनाया है और हमने मुल्क जो है वो IMF के हवाले कर दिया। और यही बिलावल जरदारी साहब थे कि जो असेंबली में चीख कर कह रहे थे कि ये बजट में फाड़ दूंगा और ये IMF का बजट है, और उन्होंने PTI को PTIMF का नाम दिया जी। और उस वक्त आपको याद होगा कि हमारा जो IMF के साथ बातचीत चल रही थी, हमने IMF को अपने टर्म्स के ऊपर मजबूर किया और इसी वजह से वो डील भी डिले हुई। ठीक। तो हमने इस मुल्क के हक में और पाकिस्तान के हक में और यहाँ की आवाम के हक में बजट बनाने की कोशिश की और इसी वजह से IMF के साथ हमारी बातचीत जो है वो काफी तवालत इख्तियार कर गई और हमने अपने टर्म्स पे उनको एग्री करने की कोशिश की। और आज वो अपोजिशन जो उस जमाने में ड्रामेबाजियां करती थी और असेंबली के अंदर जो है वो चीखो पुकार और हल्ला गुल्ला करती थी, आज उन्होंने खुद ये तस्लीम किया है कि वो IMF की डिक्टेशन के ऊपर उन्होंने सारा बजट बनाया है। तो अल्लाह अल्लाह के वो एक्सपोज करता है। जिस तरह ये निज़ाम सारा का सारा एक्सपोज हो गया है, तो एक मरतबा फिर जो है ये सारे के सारे एक्सपोज हुए कि असल में ये लोग IMF के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये लोग एक साइफर के नतीजे में हुकूमत में आए हैं और ये लोग जो है वो फॉर्म 47 की पैदावार है। इन्होंने मुल्क की इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ISI के साथ, फौज के साथ मिलकर अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। और आज जब ये मुसल्लत हुए हैं, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, तो इनको अवाम की फिक्र भी नहीं है। ठीक है अदिल, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन बात यहाँ नहीं रुक रही। वफाकी वज़ीर ख़जाना जो कि हमने बजट तकरीर में भी देखा था और बजट में भी जो जिस तरह का माहौल लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि अब तमाम इदारों को, बड़े इदारों को निजकारी की तरफ लेके जा रहे हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह वो लेके जा रहे हैं और जिस अंदाज में जा रहे हैं, हमारे वो जो रियासती इदारे हैं जो एक पाकिस्तान की पहचान है, जो पाकिस्तान को कमा कर देते रहे माजी में, उनके ऊपर बात नहीं हो रही। जहाँ पे गौस मुलाजमीन हैं, आप भी जानते हैं, तो उनको ठीक करने के बजाय उनको पूरा उठा के बेचा जा रहा है। तो ये मामला रुक नहीं रहा, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखें, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। मैं वफाकी वजीर खजाना साहब को आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मशवरा देना चाह रहा हूँ। जी जी। देखें, दुनिया भर में निजकारी जो है वो जब किसी प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन की हो तो उससे फायदा होता है। ऐसा ही है। जो इंस्टीट्यूशंस नुकसान में जा रहे हो ना, उनकी निजकारी से कोई फायदा नहीं होता। वो आपको उल्टा नुकसान देते हैं कि आपके एसेट्स जो हैं वो सस्ते दामों बिकते हैं। ये पाकिस्तान की तबाही का रास्ता है। मैं मशवरा देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करनी है और उन्होंने पैसे लेकर आने मुल्क के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से इदारों की प्राइवेटाइजेशन करें। आप करें, फौजी फर्टिलाइजर की प्राइवेटाइजेशन करें, बहुत फायदे में जा रही है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO की प्राइवेटाइजेशन करें, वो बहुत फायदे में जा रही है, अरबों रुपए के फायदे में। इसी तरीके से आप अस्करी बैंक की प्राइवेटाइजेशन करें, वो बहुत फायदे में जा रही है। पिछले महीने उसने पिछले साल कोई 72 अरब का प्रॉफिट किया उसने। ठीक है। इसी तरीके से आप जो अस्करी सीमेंट को लेके जाएं प्राइवेटाइजेशन में। इसी तरीके से आप जो फौजी ग्रुप का जितना कॉन्ग्लोमरेट है, इनका 50 से ज्यादा कंपनीज हैं जो कि सबके सब प्रॉफिट में जा रही हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन करें तो इस मुल्क का फायदा हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो ये अदिल साहब, ये तो ठीक आप बात करें, कोई मुल्क जो है वो फौज जो है कारोबार नहीं करती, तो आप जो है इसको प्राइवेट सेक्टर पे लेके वो सही है। लेकिन PIA, अदिल भाई, PIA जहाँ जब हम कराची की बात करते हैं, कराची के हद तक, फिर स्टील मिल, मुझे नहीं मेरा नहीं ख्याल कि स्टील मिल आपके हल्के में लगती है या नहीं लगती, लेकिन ये एरिया हो गया PIA। फिर माजी में तो KAC होती थी, यहाँ पे कितनी भर्तियाँ हुई गौस मुलाजमीन, फिर एजुकेशन सेक्टर्स में।
तो जो सियासी जमातों ने ढेर लगाए हुए हैं अपने मुलाजमीन के, जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है, PIA को स्टील मिल तबाह हो गया, स्टील मिल हमारा मुनाफा बख्श इदारा था, PIA हमारा मुनाफा बख्श इदारा था, रेलवे हमारा मुनाफा बख्श इदारा था, तो तबाह तो इन सियासी जमातों ने किया है इसको। सर देखें, इन सियासी जमातों के खालिक कौन है, इनको लाने वाले कौन है? ये मुल्क अच्छा खासा 6.2 की शरह के ऊपर ग्रोथ कर रहा था, 10% पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ कर रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ग्रोथ पे थी, आपका मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा था। ठीक। और एक अमरीकी साइफर के नतीजे में रजीम चेंज करके इनको मुसल्लत किसने किया? फिर 2024 के इलेक्शंस में अवाम ने तो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है। तो इस पूरे के पूरे नताइज को तब्दील करके वापस इनको किसने मुसल्लत किया? जब एक तजर्बा नाकाम हुआ कि 2 साल में इन्होंने तबाही और बर्बादी फेरी इस मुल्क में, ग्रोथ 6.2 से लेकर नेगेटिव में ले गए, तो दोबारा इनको मुसल्लत करने की क्या जरूरत थी? तो ये जो तजर्बे कर रहे हैं इस मुल्क के साथ 76 सालों के साथ, वो असल में वही लोग हैं जो कामयाब कारोबार चला रहे हैं पाकिस्तान में, जिनकी निचकारी की मैंने आपको तजवीज दी है। चले ठीक है, वो लोग, हाँ, तो ये वो लोग हैं जो कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तबाह बर्बाद ठीक कर है। दिया। अब आ जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौन लेकर आया था? नवाज शरीफ को जनरल जलाली और ये लोग नहीं लेकर आए। जुल्फिकार अली भुट्टो किसकी कैबिनेट में था? सर जुल्फिकार अली भुट्टो वो करता है, भुट्टो साहब करता है इनको, भुट्टो साहब अयूब जो है वो करता है। अयूब खान को अपना डैडी कहते थे, ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई ये तो हकाइक हैं कि जो इस मुल्क में जो भी पहली मर्तबा जिसको ये फौज का सियासतदान कहते थे, वो आज इसी फौज के जेर अताब 1 साल से बिला किसी जुर्म के नाकर्दा सजाओं की जो है वो गुनाहों की सजा काट रहा है जेल में। उसने तो ये साबित कर दिया कि वो फौज का नहीं है। वो तो ठीक है दिल भाई, मसला मैं साल की जद्दोजहद करके आया है। तो एक जो वाहिद सियासतदान जो अपने पांव पे खड़ा किया आया है, जो अवाम के वोट से आया है, उसको आपने डाल दिया जेल में, और बाकी नमूनों को सबको आपने मुसल्लत कर दिया जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है। वो तो ठीक है दिल भाई, जिस तरह अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान को डैडी कहते थे, और नवाज शरीफ साहब पीर व मुर्शद मानते थे ज़ियाउल हक को, और आज भी वो मानते हैं, ज़ाहिर है। इसी तरह आप ही के शहरियार अफरीदी कहते थे आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है, और उस वक्त बाजवा साहब को बाप बनाया हुआ था आप ही की जमात में। एग्री नहीं करता था जी जी, मैं उस वक्त भी शहरियार अफरीदी साहब से एग्री नहीं करता था। मैंने जब हमारी गवर्नमेंट ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, मैं उससे भी एग्री नहीं करता था। सही। मैंने जब PIA पे एयर वाइस मार्शल को लगाया, मैं उस वक्त भी एग्री नहीं करता था। जब हमारे दौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग के ऊपर जनरल को लगाया गया, मैं उस वक्त भी एग्री नहीं करता था। जब CPEC का चेयरमैन जो है वो आसिम बाजवा को लगाया गया, मैं उस वक्त भी एग्री नहीं करता था। तो मैं अपनी बात करूंगा आपसे, ठीक है, तो किसी और का आपसे वो नहीं कर सकता। ठीक, अच्छा ये जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तो अदिल भाई जाते आते ये जी ठीक, हमने भी गलतियां की कि हम जो है इन्हीं लोगों को गलतियों से सीखना चाहिए जनाब। मैंने कहा ठीक कह रहे हैं आप, गलतियां की है लेकिन गलतियों से सीखना चाहिए, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर तो आ गया। अब अज़्म इस्तेकाम के ऊपर बताएं कि ये हो क्या रहा है। आपके तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ANP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन वो सपोर्ट भी कर रहे हैं इसके ऊपर ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम। देखें, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है ना, उसका वही हाल होने वाला है जो कि तहरीक इस्तेकाम का हुआ है। ठीक, जो इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, जी जी, और जो हाल उनका हुआ है वही इसी अज़्म इस्तेकाम का होने वाला है। उसकी वजह यह है कि इस्तेकाम की जो कुंजी है ना, जी जी, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर है। बिल्कुल ऐसा ही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके तब तक नहीं आएगी जब अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, और आप अवामी लीडर को और अवाम जो आपने पाकिस्तानियों को कैद कर रखा हुआ है उनको आप नहीं करेंगे। ठीक, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ना चाइना ने आपको उसकी तजवीज दी है कि आप अपने मुल्क में जो है ना आप अपना वो करें, अपना मुल्क जो है उसको ठीक करें, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए। तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अज़्म इस्तेकाम की जो सजेशन है वो मिडिल ईस्ट ने दी है, सऊदी अरब ने दी है। जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो आपको अच्छा मशवरा दे रहे हैं, आप इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, उसके बाद आएगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक, और इस मुल्क के मसाइल वो हुकूमत हल कर सकती है जो अवाम के मैंडेट से आई होगी, जो अवामी वोट से आई होगी, वो मुश्किल फैसले कर सकती है। जो आपके रबर स्टैंप हैं, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जो कि एक अरेंजमेंट के तहत आए,
वो उन्हीं की बात मानेंगे, उन्हीं को सर्व करेंगे जिनकी मदद के साथ वो आए हैं। उनका आवाम से कोई वास्ता ठीक ताल्लुक है, नहीं है। बहुत शुक्रिया, आवाम की खिदमत। बहुत शुक्रिया आदिल अहमद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है, अवाम को स्टेक होल्डर्स का ऑन बोर्ड लेना होगा। और ज़रा इस्तेकाम ज़रूरी है, और इस्तेकाम उस वक्त ही आएगा तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी के ऊपर तमाम जमातों को पाबंद किया जाए और वो अपना इनपुट दें, ताकि एक सियासी तौर पे इस्तेकाम आ सके। इस वक्त मुल्क में जो एक नफ़रत है, जो एक शिद्दत पसंदी है, उसका ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें। जिस तरह की हमने माजी में भी देखा है कि शिद्दत पसंदी तो थी ही थी, लेकिन अब सियासी शिद्दत पसंदी में भी इजाफ़ा हुआ है। लोग एक दूसरे के नुक्ता नज़र का एहतराम नहीं करते, लोग बातचीत करने को तैयार नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये सारे मामलात पार्लियामेंट के अंदर हल हो जाने चाहिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। वो जमातें जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, जो जिन जमातों का इनपुट है पाकिस्तान की सियासत में, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, ताकि एक मुत्तफ़िका तौर पर लाएअमल बनाया जा सके। ये मुल्क बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा अमन अमान की तरफ आया है, और ये अमन अमान बचाना आप सब की ज़िम्मेदारी है। और तमाम जमातें अगर अपना इनपुट देंगी तो ये बेहतरी की तरफ जा सकता है। शर्त यह है कि तमाम जमातें नेक नीयती के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे का साथ दें। यहाँ बात सिर्फ हुकूमत की नहीं हो रही, हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर इसके ऊपर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो ही अमन अमान बहाल हो सकेगा। जो इससे पहले हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि जो अमन अमान है वो आम आवाम के साथ जुड़ा है, आम आवाम को आप एतमाद में लेंगे, उनकी जो लीडरशिप है उसको एतमाद में लेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर बातचीत होगी जो बेहतरीन फोरम है, तो ही अमन अमान बहाल हो सकेगा। और इसके ऊपर आपने ज़ोर भी लगाना है। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि अभी तक सियासी लीडरशिप जितनी भी है वो आपस में बैठने को तैयार नहीं है। जब तक वो नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, ये मामला बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। तरजीहात आपकी पाकिस्तान होनी चाहिए, तरजीहात आपकी पाकिस्तान में अमन अमान होना चाहिए, तरजीहात आपकी पाकिस्तान में माशी इस्लाहात होनी चाहिए, जिसके ऊपर ना तो हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और ना ही अपोजिशन। हमें सबको मिल बैठना होगा ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।